हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ खूबसूरत बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझने का कोशिश हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, इस बार भी वही करेंगे। चीज़ों को होलिस्टिक मैनर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, सो दैट एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चंस आपको मिले तो आप उसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है, हमने ऑलरेडी वी हैव कवर द स्टैटिक जीके, जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसके बाद आज हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन, वंस अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे My information regarding this 6500 TCS MCQ book। आप सभी को इस बुक के बारे में पता है। This is a fantastic book and this is the one of the indispensable book। मतलब ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है कि इस बुक के अलावा, इस बुक के बिना आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाएंगी। और उसी कमियों को पूरी करने के लिए मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी के पास ये बुक होगी। इस बुक का जो है 6500 जो TCS MCQ है, इसका 5th एडिशन मार्केट में आपको अब मिल रहा होगा। एकदम नया ब्रांड न्यू एडिशन है। रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सो एकदम जो अपडेटेड बुक है उसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से चीज़ों को कवर कीजिए। और ये बुक आपके लिए इंग्लिश मीडियम में, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में ये बुक मिलती है। इस बार इस बुक के साथ एक जो खासियत है, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, दिस टाइम दिस बुक हैज़ अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या समझते हैं। इस बुक में जैसा बेटा आप देखोगे 6500 TCS MCQ है, और 6500 TCS MCQs के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हेल्प करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर कोई प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में आगे पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पे वो बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए इस डिटेल एक्सप्लेनेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ें इस बार जो 5th एडिशन की हमारी बुक है वहाँ की गई है। क्या की गई है? इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई है। अब आप कहोगे सर पहले रेलेवेंट नहीं था क्या? पहले भी रेलेवेंट था। इस बार क्या किया गया है? इस बार जैसे मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू वर्क भी है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो राइट्स होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आपके एग्ज़ाम में वो रिपीट ज़्यादा बार होते हैं। सो वैसे प्रश्नों को इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हमने इस बार डिस्कस किया है। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि ये रिलेवेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस बार देखने को मिलेगा। सो इस बुक को अगर आपने कवर किया, इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर किया, तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है उसकी मैं गारंटी देता हूं कि ज़रूर ही आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत बढ़ेंगे। सो आज इस बुक के 6500 TCS MCQ 5th एडिशन के GS सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही लाजवाब इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को इसका बहुत दिनों से इंतजार था और वो इंतजार की घड़ी अब आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपके लिए जो सरप्राइज है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये है आपका स्टैटिक जीके की टॉप क्लास बुक। सो दिस इज अ थ्योरी प्लस MCQ बुक। दिस स्टैटिक जीके थ्योरी बुक इज एक्सक्लूसिव फॉर ऑल वन डे एग्जाम। थ्योरी प्लस MCQ वन डे एग्जाम जो है उसके लिए बुक लाई गई है। चैप्टर वाइज बुक है। आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी कि पिनाकल की बहुत अच्छी बुक है। ये बुक आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज बुक मौजूद है। मतलब जितने भी चैप्टर्स स्टैटिक के अंदर बनते हैं वो सारे चैप्टर वाइज यहाँ चीज़ों को लाया गया है। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी माध्यम में, दोनों माध्यम में इस किताब को लाया गया है। अगर इस किताब को अच्छे से आप कवर करेंगे तो यकीन मानिए स्टैटिक जीके की जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। करना क्या है? बैक टू बैक क्वेश्चन करना है। हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर को जब आप कवर करेंगे उसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो एक चैप्टर इसमें है डांसेस। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो? डांसेस। सो डांसेस चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो डांसेस चैप्टर के बाद आपको इसमें कुछ MCQs मिलेंगे जो पिछले साल के भी होंगे और कुछ नए MCQs जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जाम में आए, वो MCQs भी यहाँ कवर किए गए हैं।
इस चीज़ का आपको पढ़ के आपकी जो स्टैटिक जीके की समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ मिल सकता है। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे ये बुक आपको मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक में बहुत मेहनत की गई है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को याद कीजिए। और एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो क्या है, इस स्ट्रैटेजी का जो MCQ है उसको सॉल्व करना। जितनी से जल्दी हो सके चीज़ों को कवर करें, जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ें और लिमिटेड किताब रख के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। स्ट्रैटेजी की बुक आ रही है, बहुत जल्दी मैं एक और सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का डिस्कशन जो है 6500 की बुक से जो है एंसेंट हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं प्राचीन इतिहास जो है अपने आप में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास को 3 वर्गों में जनरली हम विभाजित करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को अगर हम समझते हैं या हम मध्यकालीन भारत को समझते हैं, उसके लिए प्राचीन भारत को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के डेवलपमेंट्स वहाँ होते थे और किस तरह के डेवलपमेंट वहाँ हुए, किस तरह की सोसाइटी वहाँ थी, इससे जो प्रश्न है वो एग्जाम में बनता है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपने सारे प्यारे विद्यार्थियों को कहता हूँ कि मेरा पर्पस केवल ये होता है कि आपके एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो, बाकी किसी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। आपको मुझे क्या प्रोफेसर्स नहीं बनाना है, मुझे आपको एग्ज़ाम क्लियर कराना है। वैसे सारे MCQ डेवलप कर यहाँ जो भी लाए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आयरन एज इज सो नेम्ड। क्या है, आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम iron age mostly replaced which of the following in implement and weapons, ठीक है, beginning in Middle East and South Eastern Europe। देखिए मैंने आप क्लासेस में बताए हैं, जब भी मैं लेक्चर लेता हूं, मैं आपको लेक्चर में हमेशा बताता हूं कि MCQ सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। क्या है कीवर्ड, यहाँ पे है आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, कीवर्ड का क्या तात्पर्य है, कीवर्ड का है कि जो महत्वपूर्ण एक वर्ड आपको लगता है जिससे पूरे क्वेश्चन का एक क्रक्स समझ में आए, उसको आपको हाईलाइट करना है। दूसरा क्या है, मिडिल ईस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है, आयरन एज को ये नाम जो है किस लिए दिया गया है, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आयरन के पहले किस चीज का इस्तेमाल होता था, ये अब से प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, लकड़ी का, पीतल का, कांच का या पत्थर का। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसके पहले किस चीज का इस्तेमाल होता था। आयरन के पहले आपको सभी को पता है ब्रोंज जो है इसका इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे हुआ करता था। ठीक है, स्टोन ब्रोंज के बाद जो है आयरन को इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रोंज जो है इसका राइट आंसर हो गया। ब्रोंज को क्या किया था, आयरन ने रिप्लेस किया था। ठीक है, ब्रोंज को आयरन ने रिप्लेस किया था। क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1948, Ernest Mackay mentioned that in the Harappan city of Lothal, the drains for the drainage system were made of. The drains for the drainage system were made of. ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं आपके लिए कि इस क्वेश्चन में आप बेटा मुझे बताओ कि कीवर्ड कौन सा है, तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या होगा। देखिए, मेंशन द हरप्पन सिटी ऑफ लोथाल, इसका कीवर्ड जो है वो क्या है, वो है हरप्पन सिटी ऑफ लोथाल। इसका जो कीवर्ड है वो है आपका हरप्पन सिटी ऑफ लोथाल, पहला। दूसरा है इसका ड्रेनेज सिस्टम। जो हरप्पन सिटीज थी, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, उसमें बहुत अलग अलग सिटीज थे, जैसे कि हरप्पन हो गया, मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया था कि हड़प्पा शहर जो है लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। किस तरह की ईंटों से बनाया गया था? क्या वो लाल कलर के ईंट थे, क्या वो पकी हुई ईंट थी, मिट्टी की ईंट थी, या बलुआ पत्थर से बनाया गया था? ठीक है, बलुआ पत्थर से बनाया गया था। सो आप देख सकते हैं ये जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ का? लोथाल का, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे। सो दिस पिक्चर हैज़ बीन प्लेस्ड हियर डेलिबरेटली, जानबूझ के इस पिक्चर को लगाया गया है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपकी जो पिक्चोरियल मेमोरी है वो डेवलप हो सके। पिक्चोरियल मेमोरी जो है डेफिनेटली हमें हमारी जो रीडिंग मेमोरीज होती हैं, हमारी जो विजुअल मेमोरीज जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, उससे चीज़ें हमें याद होता है। तो ये देखिए, ये जो है आपका लोथाल का ड्रेनेज सिस्टम है और इसको जो है किससे बनाया गया था ये आपको बताना है। काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हमें, लाल मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से, के ईंटों से, और मिट्टी से, और बलुआ पत्थर से। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि किससे जो है ये बनाया गया है। आपको पता है लोथाल जो है गुजरात में है और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार कि लोथाल कहाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा होगा कि लोथाल जो है ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पकी हुई जो ईंट थी उससे बनी थी। सो आंसर विल बी बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, सो पकी हुई ईंट से आपकी क्या बनी हुई थी? जो ड्रेनेज सिस्टम था लोथाल का, ये जो देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, ये जो ईंट देख रहे हैं ये सब पकी हुई ईंट थी। जो आजकल हम लोग मॉडर्न जमाने में ईंट यूज़ करते हैं घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे ईंटों से इस समय कंस्ट्रक्शन हुआ था। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेवलप सिटी उस समय का हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? काफ़ी आसान सरल प्रश्न है, काफ़ी सीधा प्रश्न है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। बेसिकली जो है पोट्री के बारे में है। सो प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में, ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ओके, सो 4 ऑप्शन वी हैव, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो कैल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, नेओलिथिक और मेसोलिथिक। ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा आपने भी देखा होगा, मैंने भी नोटिस किया है कि रिपीट होता है। जो क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके वनडे में रिपीट होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो देखिए पोट्री की अगर हम बात करें, अगर पोट्री तो मेहरगढ़ में बेसिकली एक विलेज जो था मेहरगढ़, वहाँ पे ये पहले ट्रेस हुआ था, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। ठीक है, सो किस काल में हुआ था ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था। सो काल की बात करेंगे सो क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल, नेओलिथिक पीरियड। ठीक है, सो नवपाषाण काल में डेवलप हुआ था हमारा पोट्री। सो पहली बार जब ट्रेस हम किए थे पोट्री को, सो कब कर पाए थे? ये किए थे नेओलिथिक में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन में भी आप लोग के छोटे से मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन गलती हो जाती है और आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्या आंसर है? राइट आंसर इज नवपाषाण काल। ओके, नवपाषाण काल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री हिस्टोरिक पीरियड in the early development of human begins is commonly known as the। so मनुष्य के आरंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, आयरन एज, न्यू स्टोन एज। क्वेश्चन समझ पाए आप? क्या क्वेश्चन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जो आरंभिक विकास थे वो प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः, जो शुरू के विकास थे मनुष्य के, उस काल को किस नाम से जनरली हम जानते हैं? क्या उसको पूरा पाषाण युग कहते हैं, मध्य पाषाण युग कहते हैं, लौह युग कहते हैं और नवपाषाण युग कहते हैं? देखिए ये जो पीरियड है आपका मेसोलिथिक, नेओलिथिक,
कैलकोलिथिक, ये सारे पीरियड से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं और मैं बार बार आपको हर एक लेक्चर्स में ये समझाता रहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार एक फ्लो में एक चार्ट में याद कर लेना है। अगर हमारी थ्योरी वाली जो पिनाकल की बुक है उसको अगर आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा बहुत डिटेल वे में समझा के उसमें दिया गया है चीज़ों को। सो वैसे अगर चीज़ों को आप कवर करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। सिस्टमेटिक वे में जब तक आप पढ़ते रहेंगे चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली ही याद होगी। जिस ढंग से आप तैयारी करेंगे वैसे ही चीज़ें आपको तैयारी होती रहेंगी और आपको याद रहती रहेंगी। ठीक है, सो ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बिल्कुल सही करने हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, ये अर्ली डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली ये जो है ओल्ड स्टोन एज में होगा, पूरा पाषाण युग में होगा। ठीक है, कब होगा, ओल्ड स्टोन एज में हुआ था, पूरा पाषाण युग में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया कि मनुष्य के आरंभिक विकास की जो इतिहास है वो सामान्यतः ओल्ड स्टोन एज में पता चलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो जो भी प्राचीन शहर हैं वो धोलावीरा हो, हड़प्पन हो, आप देख सकते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के कुछ जो शहर हैं, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पे आपके चीज़ों को समझाने के लिए लगाया है। जैसे देख सकते हैं धोलावीरा हो गया, यहाँ पे लोथाल आपको दिख रहा होगा, चनहोद्रू दिख रहा होगा, मोहनजोदारो, कालीबंगम, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर और हड़प्पा, ये सारे आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के सिटी हैं या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सिटीज़ हैं। और आपको यहाँ पूछा गया कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा होगा धोलावीरा। ठीक है, मैप में आपको दिख रहा है धोलावीरा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धोलावीरा का जो प्राचीन शहर है वो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या गुजरात में। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, 4 महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। सो ये जो धोलावीरा है ये 1968 में ढूंढा गया, 1968 में इसका डिस्कवर हुआ, किसके द्वारा, बाय जेपी जोशी, बाय जेपी जोशी। कई दफ़ा पूछ लेते वो लोग कि किसके द्वारा हुआ, बाय जेपी जोशी। ठीक है, सो ये भी आप याद रखिएगा कि 1968 में जेपी जोशी के द्वारा धोलावीरा शहर का जो है खोज हुआ था। ठीक है, धोलावीरा शहर का खोज हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है धोलावीरा, इट इज़ इन गुजरात। ठीक है, कहाँ पे है, इट इज़ इन गुजरात। ठीक है, सो गुजरात विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो which was the first ancient Indian civilization that had systematic town planning and underground drainage system? ये देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एग्जाम में, इनफैक्ट आज भी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उससे इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलता है ये प्रश्न। सो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान देना है, प्राचीन भारतीय सभ्यता की बात हो रही है, मतलब सिविलाइजेशन की बात हो रही है। प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकाय प्रणाली थी। मतलब वहाँ के डेवलपमेंट इतने ज़बरदस्त थे, इतने अच्छे डेवलपमेंट थे कि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत सिस्टमेटिक था और वो अंडरग्राउंड था। और वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग था, जो वहाँ पे घर वगैरह थे वो काफ़ी प्लान के अनुसार बनाए गए थे, काफ़ी ऑर्गेनाइज थे। और इसके लिए इस सिविलाइजेशन को बहुत ही इसकी सराहनीय की जाती है कि आज से हजारों वर्ष पहले इस तरह की जो प्लानिंग थी उस समय के लोग ने किया था और उन्होंने इसका जो साक्ष्य है वो हमें मिला है। हम जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अर्ली न्यूबियन सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, एजियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर क्या खासियत थी, काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, काफ़ी ऑर्गेनाइज थी। यहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे आप जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। सो ड्रेनेज सिस्टम जो था इनका वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज था और इस कारण भी इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहर थे जिनका नाम आपको याद रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है जीएस थियरी की बुक आती है पिनाकल की, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अच्छे से थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेगी और ये पढ़ने के बाद आपकी ओवरऑल जो जीएस है, जो भी वनडे एग्जाम के लिए है, उसमें आप काफ़ी अच्छा पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो। भारत में महापाषाण कब्रें, मेगालिथिक महापाषाण कब्रें, मेगालिथ्स बनाने की जो प्रथा है वो लगभग कितने वर्ष पहले शुरू की गई थी? ये लगभग कितने वर्ष पहले शुरू की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेसिकली मेगालिथ क्या है? इट इज़ अ लार्ज स्टोन दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेगालिथ का क्या होता है? बड़े स्टोन से स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको मेगालिथ कहते हैं। सो कि लगभग आपसे इसलिए पूछा गया है, लगभग एग्जैक्ट टाइम बताना आसान नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने वर्ष के अराउंड कब ये स्टार्ट किया गया था। 3000 ईयर्स, 2000 ईयर, 500 ईयर्स और 1000 ईयर्स। चार बेहतरीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 3000 ईयर्स। 3000 वर्ष पहले जो है महापाषाण कब्रें, मेगालिथिक जो है आपके कब्र जो है वो बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, सो सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये फैक्ट याद करना है। अगर फैक्ट याद रखेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में आगे आपको मदद करेगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? सो आपके लिए मैप का यहाँ मदद आपको मिलने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? अच्छा, आप देखोगे भारत का मैप, ये देखिए, ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, ये गुजरात, ठीक है, ये इंडिया। अब बताइए यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो कौन सा हमें लगता है जो भारत में स्थित नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, हड़प्पा नहीं है, मेहरगढ़ नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है? यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेहरगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ देखिए भारत से बाहर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या आंसर होगा? मेहरगढ़ होगा। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सिटीज़ थे वो किस राज्य में स्थित हैं। कई बार देश पूछे जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में चले गए हैं, सो उससे भी प्रश्न बनता है। और जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है कि कौन सा सिटीज़ किस चीज़ के लिए मशहूर है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So Mohenjo-daro belongs to which of the following civilization? So Mohenjo-daro क्या है? It was a city. So Mohenjo-daro निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित था? So किस सभ्यता के अंतर्गत ये एक शहर था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोहनजोदारो के बारे में आपने जाना हो, आप जानते भी होंगे, एक मूवी भी इस नाम से बनी हुई है, एंशिएंट सिटी है और इसके नाम पे एक मूवी भी बनी हुई है। सो क्या है उस सिविलाइजेशन का नाम जहाँ पे मोहनजोदारो एग्जिस्ट करता था? उस सिविलाइजेशन, उस सभ्यता के अंतर्गत जो है ये सिटी एग्जिस्ट करती थी। मैंने आपको बताया है, कई दफ़ा बताया है कि आपको इन सारे प्रश्नों पे बहुत ध्यान देना होगा। जितने भी ऐसे सिटीज़ हैं जो बेसिकली
इंडस वैली सिविलाइजेशन के हो या किसी और सिविलाइजेशन को हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले तो सारे सिटीज़ आपको याद करने हैं, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सारे आपको मैं यहाँ याद करा दूंगा। अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इस वीडियो कोर्स के साथ बने रहें, लेक्चर सारे देखें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे। डेलिबरेटली कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे ऐड करता हूँ जिससे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वैसे प्रश्नों को भी ऐड करेंगे और चीज़ों को कोशिश करेंगे कि क्लास में अच्छे से याद कर ली जाए। ठीक है, सो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो मोहनजोदारो बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो मोहनजोदारो के बारे में एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने इन 1922। आर.डी. बनर्जी इन 1922। ठीक है, सो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी इन 1922। क्लियर, सो इतना आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बनने की संभावनाएं होते हैं और क्वेश्चन इससे आते भी हैं। ओके, सो कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट। ओके, सो क्या क्वेश्चन है, मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। अभी हम लोग तुरंत एक क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। सो संभवतः कितने वर्षों पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? लगभग कितने वर्ष पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया। ठीक है, कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 6000 साल पहले या 5000 साल पहले? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने साल पहले ये होती थी। सो बार बार मैंने कहा है, बार बार मैंने आपको बताया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आपके पास 2 तरीका है, जीएस थ्योरी बुक को पढ़ सकते हैं या आप इस वीडियो कोर्स को बार बार लेक्चर्स जो हैं उसको देखोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन पॉसिबली बनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सारों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। सो आपको डेफिनेटली अगर आपने इस वीडियो कोर्स को अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आपको यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या आंसर है? इसका आंसर है कि कॉटन जो है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में इसकी खेती होती थी, लगभग 7000 साल पहले। ठीक है, 7000 साल पहले। सो मेहरगढ़ में इसकी 7000 पहले होती थी। और अगर ये जो बात करेंगे, सो सबसे पुरानी एग्रीकल्चर सेटलमेंट की बात अगर करें तो वो मेहरगढ़ ही था, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि सबसे पुरानी जो खेती कहीं होती थी तो कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में ही होती थी। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। ठीक है, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट, सबसे पुरानी अगर कोई एग्रीकल्चर सेटलमेंट होती थी, कहाँ होती थी? वो मेहरगढ़ में ही होती थी। क्लियर, वो मेहरगढ़ में ही होती थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? विच सिटी एग्जिस्टेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो टाइम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस समय बहुत सारे शहर थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर का मैंने नाम आपको बताया। ठीक है, अब आपको ये बताना है, जिससे मैंने बताया धोलावीरा बताया, मेहरगढ़ बताया, हड़प्पा बताया, मोहनजोदारो बताया, ये सब क्या थे? ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के शहर थे, छोटे छोटे शहर थे। सो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि वो जो सभ्यता थी उस दौरान जितने भी शहर थे उसमें से निम्न में से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा एक शहर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एग्जिस्ट करता था या उस समय उपस्थित था? ऑप्शन 4 हैं द्वारका, हड़प्पा, सांची या मुजरिस।
4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है द्वारका, हड़प्पा, सांची और मुजिरिस। क्या आंसर हो जाएगा? सो दयाराम साहनी द्वारा यह शहर खोजा गया था। दया राम साहनी द्वारा यह शहर खोजा गया था। शहर का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। ठीक है, शहर का नाम है हड़प्पा। कभी कभी ईयर भी आपसे पूछा जाता है, तो ईयर भी याद रखना। दयाराम साहनी ने खोजा था कब? 1921 में। ठीक है, कई दफ़ा आपसे शहर का नाम के अलावा आपसे ईयर पूछा जाएगा कि किस साल इसकी खोज हुई थी, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, 1921। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। So which of the following Harappan towns was located on Khadir Beth in the run of Kutch and was divided into 3 parts? So खादीर बेट जो है हमारा यहाँ कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन की बात हो रही है। सो इन द रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रन में खादीर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? सोतका को, चान्हूवधो, सुरकोटा और धोलावीरा। सो सारे शहर आपको दिखेंगे यहाँ पे। लोथल आपको यहाँ दिख रहा होगा, धोलावीरा दिख रहा होगा, चान्हूवधो दिख रहा होगा, मोहनजोदारो दिख रहा होगा, कालीबंगम दिख रहा होगा और यहाँ पे हड़प्पा दिख रहा होगा। कई दफ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों को नाम यूज़ करते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा किताब में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होती है और कई जगह देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा होता है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली हड़प्पा पहला ऐसा शहर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ढूंढा गया था और बहुत बड़ा शहर था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रन में खादीर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आपसे पूछा गया। जगतपति जोशी जो थे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इस शहर को ढूंढा था 1968 में। जगतपति जोशी 1968 में, जगतपति जोशी। जगतपति जोशी। डिस्कवर्ड इन 1968 बाय इन 1968। शहर का नाम था धोलावीरा। क्या नाम था शहर का? धोलावीरा। ठीक है, द name of the town was Dholavira. Clear? Okay. So भीमबेटका a noted site of Paleolithic period। ठीक है, सो भीमबेटका जो है बेसिकली क्या है, ये एक बहुत प्राचीन जगह है पैलियोलिथिक पीरियड का। ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो भीमबेटका पुरान पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में ये स्थित है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आप जानते होंगे उसके लिस्ट में भी ये आता है। ये यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट है उस लिस्ट में आता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इस लिस्ट में भी ये आता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये भीमबेटका? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जाम में जो है रिपीट होता है और पूछे जाता है। ठीक है, और पूछे जाते हैं। क्या आंसर है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? आंसर है मध्य प्रदेश।
ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। सो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे हड़प्पन सिटीज पाए जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पाए जाते हैं, आपसे पूछा गया कहाँ नहीं पाए जाते हैं। उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात हमने देखा था, लोथल यहाँ पाया जाता था, ठीक है। हमने राजस्थान भी देखा है, राजस्थान में भी पाया जाता है। अब हरियाणा हो गया और आपका क्या बच गया? उत्तराखंड। राखी घरी जैसे जो हैं स्थल वो हरियाणा में पाए जाते हैं, सो हरियाणा भी इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहर है, जो नगर है, वो नहीं पाया जाता, नगर नहीं पाए गए हैं। उत्तराखंड में अभी तक किसी भी शहर की खोज नहीं हुई है जिसका ताल्लुक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो, ठीक है। सो आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। अगर आपने धीरे धीरे चीज़ों को समझा तो यकीन मानिए बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इट विल नॉट बी दैट टफ एज इट अपीयर्स। चीज़ें उतनी मुश्किल कभी भी नहीं होती हैं जितनी वो हमें लगती हैं। अगर आप ध्यान से, इत्मीनान से सही मटेरियल को, सही गाइड को अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी सहायक होगा और काफ़ी आसानी से आप एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो। सो पैनिक नहीं होना है, यू हैव टू कवर द सिलेबस विदाउट बीइंग पैनिक, ठीक है। सो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बाकी तीनों शहर है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर जो हैं वो पाए गए हैं, उसकी खोज की गई है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया। सो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्राचीन काल की बात करते हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, बहुत सारे खोज हुए थे और उससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है। सो अलग अलग काल में अलग अलग डेवलपमेंट हुए थे, अलग अलग चीज़ों की खोज हुई थी। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर भारत के डेवलपमेंट की बात करें तो किस काल में शुतुरमुर्ग हमें दिखा था, किस काल में शुतुरमुर्ग हमें मिला था, उसकी खोज हुई थी। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक, नेओलिथिक और पैलियोलिथिक। मतलब पुरान पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और मध्य पाषाण। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए। सो कब पाए गए थे ये चीज आपको बताना है, कौन से एज में ये पाए गए थे। सो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफी क्यूरियस भरा प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो है पूरा पाषाण युग, ठीक है। मतलब पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सो पैलियोलिथिक एज में जो है ऑस्ट्रिच पाए गए थे, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एग्स बेसिकली पाए गए थे। ओके, क्लियर? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट्स स्टोन वाज फाउंड, ठीक है। क्या है प्रश्न? काफी आसान प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाए गए। एक पत्थर का प्रकार है जिसका नाम है जेडाइट पत्थर। ये पत्थर जो है किस साइट पे पाया गया था, ठीक है। सो किस पूरा स्थल पे, मतलब एक एंशिएंट साइट्स हो सकते हैं, पुराना जगह हो सकता है जहां पे ये पाया गया था। का ऑप्शन क्या है? महागारा, मेहरगढ़, हुल्लूर या दोआलजी हैंटिंग। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? पत्थर का क्या नाम है? जेडाइट स्टोन, यानी कि जेडाइट पत्थर। जेडाइट पत्थर। सो आई हैव टोल्ड यू इनिशियली कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी एंशिएंट टाइम में जो खोज हुए हैं, जो डिस्कवरीज हुई हैं, उससे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि वो डिस्कवरीज जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं उनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। और आप जानते हैं एग्जामिनर्स लव दोज क्वेश्चंस विच कैनॉट बी रिमेंबर्ड ईजिली,
जो भी प्रश्न आपको आसानी से याद नहीं होंगे एग्जामिनर उसको पूछने का पूरा प्रयास करता है, इसलिए वैसे प्रश्नों को याद करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ से आपको बताता रहता हूँ कि किस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको तो 100% याद करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका दाउजुली हेडिंग, ठीक है, दाउजुली हेडिंग। क्लियर? दाउजुली हेडिंग इज द राइट आंसर। Okay, let's move to next question. So in which among the following periods, अब देखिए मैं आपको बार बार कहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो यूनिक होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके मॉडर्न से पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मिडिवल से जो प्रश्न है वो अमूमन जनरली जो है मिडिवल से जितने पूछे जाते हैं वो मिला के उससे भी कम होते हैं, लेकिन वो बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अगर उसको भी आपने कवर किया सो यकीन मानिए काफ़ी अच्छा जो है आपका उसमें स्कोर हो सकता है और काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स आपके आ सकते हैं। बस प्रोवाइडेड यू हैव टू रिवाइज थिंग्स, आपको अच्छे से रिविज़न करना पड़ेगा, आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड कैटल हुयूक was one of the most famous sites, ठीक है। क्या था ये? It was a sites, ठीक है, It was a sites। सो निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था, ठीक है। सो इस किस युग में ये जो कैटल हुयूक है, कैटल हुयूक जो है वो बहुत प्रसिद्ध पुरा स्थल थे, उसमें से एक था आपका कैटल हुयूक। नियोलिथिक, मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक या कैल्कोलिथिक? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। नियोलिथिक, मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक। सो बेसिकली साउथ सेंट्रल तुर्की में ये शहर आपको मिलेगा और उस समय अगर बात करेंगे तो उस समय की अगर जो पीरियड था अगर उसकी बात करेंगे किस पीरियड में ये आपको देखने को मिला है तो ये पीरियड क्या है? नवपाषाण युग, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सो कैटल युग जो है प्रसिद्ध एक पूरा स्थलों में से एक है जो कि नवपाषाण काल में मिला था और सेंट्रल तुर्की के आसपास ये आपको देखने को मिलता है। प्रेजेंट सेंट्रल तुर्की बोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन याद करते चलेंगे कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। मैं चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं हर एक क्लास में अराउंड 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और मेरा ये पर्पस होता है कि आपको 25 क्वेश्चन में 40 to 50 क्वेश्चंस के जो फैक्ट हैं वो मैं याद करा दूं एडिशनल फैक्ट के अनुसार। टोटल 50 फैक्ट अगर आपको याद होता है तो यकीन मानिए 13-14 हज़ार फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। केवल 6500 TCS की जो बुक है MCQ वाली हमारी, उसकी अगर सारे फैक्ट को अगर आप याद कराएं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं आपको याद करा दूं। अगर आपने उसको याद किया तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा और GS का जो स्कोर है आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसको याद करते चलेंगे, थोड़ा माइंड में प्रेशर लगाएंगे, चीज़ों को थोड़ा रिलेट करेंगे, पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देंगे। जो भी पिक्चर, जब भी मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो यकीन मानिए उस पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस पिक्चर्स फॉर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट्स वेरी इजली, ठीक है। आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, इसलिए मैं इन फैक्ट्स को याद करता हूँ। क्या हो जाएगा आंसर? अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज़ द पार्ट ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर वॉज नोन एज। क्या कह रहा है? पुरातत्वविदों में के अनुसार हड़प्पन के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होते थे उसका पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था और ऊंचा था, ठीक है, ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था, ठीक है। वो क्या था? पश्चिमी हिस्सा छोटा था और ऊंचा था, तो उसको क्या कहा जाता था? सो स्मॉलर एंड हायर, सो दैट वाज कॉल्ड साइटेडल, दैट इज कॉल्ड नगरदुर्ग, ओलंपस, लोअर टाउन और कोलोजियम। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा
राइट आंसर। सो चीजों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करते चलेंगे। सो चानूदारो के बारे में आपको एक फैक्ट बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है। चानूदारो ये भी एक हड़प्पन साइट से। आप मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है साइटेड, मतलब नगर दुर्ग कहते हैं, यानी कि साइटेड। ठीक है, नगर दुर्ग यानी कि साइटेड। अब मैं आपको यहां क्या बता रहा था चानूदारो बारे में। चानूदारो इज द ओनली हड़प्पन साइट, मतलब चानूदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एकमात्र साइट है जहां पे साइटेडल जो है वो क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब साइटेडल आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, साइटेडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो चानूदारो इज द ओनली साइट्स जहां पे आपको साइटेडल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। सो चानूदारो जो है एनजी मजुमदार के द्वारा 1931 में डेवलप किया गया था। ठीक है, चानूदारो जो है किसके द्वारा, एनजी मजुमदार। लिख दूं मैं यहाँ पे, याद रखिएगा, एनजी मजुमदार, एनजी मजुमदार, इनके द्वारा क्या किया गया था, खोज की गई थी इनकी। ठीक है, खोज की गई थी। एग्जिस्ट तो थी, सिटीज तो पहले ही थी, लेकिन उसको खोज निकाला था कि ये चीज़ जो है यहाँ पे है, और बाकी में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उनके रिसर्च हुए, उसके बाद पता चला कि ये सारे जो शहर हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी शहर हैं, जो भी सिटीज़ हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको उन सभी सिटीज़ के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, वहाँ पे क्या पाया गया है, क्या मिला है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो which of the following metals was used to make weapons and tools in Harappan cities? Which of the following metals was used to make weapons and tools in Harappan cities? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग, देखिए धातु वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो, न्योलिथिक पीरियड की बात हो, कैल्कोलिथिक की बात हो, पैलियोलिथिक की बात हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, इजिली कवर्डेबल है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये है आपका कीवर्ड, किस धातु का उपयोग जो है हड़प्पन के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो हड़प्पा के जो शहर थे वहाँ पे जब हथियार का निर्माण होता था, जब वेपन्स का निर्माण होता था, तो किस धातु का जनरली वो यूज़ करते थे, इससे प्रश्न पूछा गया। मैंने आपको बताया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों सेम चीज़ है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन सर क्यों बोल रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कभी कभी इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो सिटीज़ थी वो पहली बार खोज की गई थी और काफ़ी बड़ा सिटीज़ है, इसलिए उसको एक इंटरचेंजेबली नाम को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन क्या है कि धातु जो है, किस धातु का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय, जो हड़प्पन सिटीज़ थे वहाँ पे जो वेपन्स बनते थे, जो वेपन्स का निर्माण होता था, उसमें कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। सोचिए धातु बनाने के लिए क्या आपको लगता है क्या गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता होगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टाइम जब ऐसे थे, इतिहास जब मुड़ के देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड का भी इस्तेमाल बहुत जगह ऐसा किया गया था, जो उसकी वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी, जो फेस वैल्यू थी, वो तो कम थी, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया है इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू। आई होप आपको चीज़ें याद होंगी, इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा अगर किसी धातु का इस्तेमाल होता था अगर वेपन्स बनाने में, वो कौन सा था? वो था आपका कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, सो तांबे का इस्तेमाल होता था, कॉपर का इस्तेमाल होता था धातु बनाने के लिए। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बार बार समझाया है, ये सारे मोस्टली जो हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होके पूछा जाएगा। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। और ये श्योर शॉट आंसर्स होते हैं, मतलब इससे जो मार्क्स है वो निश्चित आपको मिलते हैं। आपको बस धीरे से आराम से इसको अच्छे से याद करना है। अच्छे से अगर आपने याद कर लिया, ये क्वेश्चन फिर आपका है, आपका ये आंसर है और आपको बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, सो कॉपर इज द राइट आंसर। ओके, कॉपर इज द राइट आंसर। क्लियर? Okay, let's move to next question. So the Harappan brought gold from present day in India. So क्या है क्वेश्चन? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैंने आपके देखा है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 2022 के CGL वाले एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट कैन बी विजिबल। सो SSC CGL 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से आप कवर करें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब ये प्रश्न आपको ये बताता है कि उस समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस समय जो गोल्ड था उसका माइंस कहाँ था, कहाँ से गोल्ड का निर्माण होता था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जब हरप्पन सिविलाइजेशन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस समय गोल्ड कहाँ से हम लोग क्या करते थे, आयात करते थे। ठीक है, इंपोर्ट करते थे। सो हरप्पन ब्रॉट गोल्ड, जो हड़प्पा के लोग थे वो सोना कहाँ से लाते थे? 4 राज्यों के नाम देखिए, आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट राज्य हैं उनके नाम दिए गए हैं। प्रेजेंट राज्य जो अभी के राज्य हैं उनके नाम दिए गए हैं। क्या क्या हैं? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। सो एंशिएंट टाइम में जब आप देखोगे गोल्ड के खदानों की आप बात करोगे तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, सो कर्नाटका में जो है उस समय काफ़ी गोल्ड, सोना देखने को मिलता था और इसके अनुसार इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी कर्नाटका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो सबसे आसान काम है, सबसे इजी काम है पढ़ाई। इसका यकीन हो सके आप आज ना करें, लेकिन लेटर ऑन सूनर यू रियलाइज योर सेल्फ दैट वंस सर said in lecture, sir told us about that the education or the learning for something or studying something is the easiest thing you can do. बहुत आसान चीज़ें हैं, बस इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू हैव टू कीप योर माइंड कूल एंड काम, बिकॉज अगर अपने माइंड को कूल एंड काम नहीं रखोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी। और जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमने एक फैक्ट पढ़ा, ये आपको याद नहीं रह पाया और आपने इसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं किया तो ये सारा क्या हो गया? आपका सारा आपका बेकार हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है चीज़ों को अच्छे से याद करना। कभी भी आपसे कोई पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो हड़प्पन लोग थे वो सोना कहाँ से लाते थे? प्रेजेंट डे स्टेट की बात करें, आज की राज्य की बात करें तो सोना कहाँ से लाते थे? क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब होगा कि वो सोना जो है कर्नाटका, प्रेजेंट डे जो कर्नाटका राज्य है वहाँ से लाते थे। क्या आंसर है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस रिमेन्स वेयर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पन सभ्यता के जो मेहरगढ़ पुराण स्थल है, ठीक है, जो मेहरगढ़ पुरा स्थल है वो किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? मतलब वहाँ पे कुछ घर मिले थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे खोज हुई थी और उस खोज में हमें ये पता चला था कि इंडस वैली के जो लोग थे वो किस तरह के जीवन जीते थे, किस तरह की चीज़ों का निर्माण करते थे, कैसे खेती करते थे, उनके लाइफ के बारे में, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनके बारे में पता चला। उनके बारे में पता चला कि वो डॉकयार्ड का यूज़ करते थे, वो पकी हुई जो ईंट है उसका इस्तेमाल करते थे, अनाज का इस्तेमाल करते थे, एग्रीकल्चर उनके पास था। ये सारी चीज़ों का हमें पता चला और ये अलग अलग शहर से हमें पता चला। सो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया कि जो मेहरगढ़ पुरा स्थल है वहाँ से हमें क्या पता चला?
वहाँ हमें घर के बारे में पता चला और वो बताना है कि किस प्रकार के घर जो है वहाँ बनते थे। क्या वहाँ पे ट्रायंगुलर और सर्कुलर घर बना करते थे, या वहाँ पे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर घर बना करते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बना करते थे, या सर्कुलर और स्क्वायर बना करते थे। देखिए, ये मैंने बार बार कहा है आपको कि जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं उसके बारे में जीएस थ्योरी बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे लेक्चर्स को बैक टू बैक करें। इसकी मैं प्रॉमिस आपको करता हूं कि सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहां डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस कर भी रहे हैं। चीज़ों को बहुत डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं उसको एक एडिशनल इम्फेसिस के साथ आपको बताता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको याद करना होगा। आपको क्या बताना है यहाँ पे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे एक शहर में घर मिला, वो घर का प्रकार क्या था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कि किस तरह के घर वहां बनते थे। क्या रेक्टेंगुलर बनते थे, स्क्वायर बनते थे? ऐसा हो सकता है ना कि एक पैटर्न को फॉलो करते थे वो लोग। बेसिकली वो लोग क्या करते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न को फॉलो करते थे। ठीक है, स्क्वायर में उनका घर बनता था और उनका घर जो है रेक्टेंगुलर में ही भी बनता था। तो ये 2 तरह के, आपका कैसे पता चला? ये जब खोज हुई, जब एक्सकेवेशन होता है, जब जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जब एक्सकेवेट करते हैं, चीज़ों को खोज करते हैं, तो उनको घर का जो स्ट्रक्चर, जो बेस स्ट्रक्चर है, उससे पता चलता है कि किस तरह के घर यहाँ बना करते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ों को समझना, किस तरह के एग्जैक्ट जो खोज हुए हैं, जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो एक्सकेवेशन हुए हैं, उन सब को याद करना। अगली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ बेटा, मेहर घर में जो घर मिला है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बोलना कि वहाँ पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर 2 तरह के घर जो है उसके डिजाइन मिले हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन याद हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज पेन डाउन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे एग्जाम में दोबारा भी पूछा जाएगा। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड अगेन इन योर एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड इन संस्कृत। बहुत आसान, बहुत इजी प्रश्न है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रश्न, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई विल से, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? भानु, अदय, सर्वत्र, सिंधु। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम इंडस कॉल्ड इन संस्कृत। इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? बेसिकली यही प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, सो इंडस को जो है, इंडस आप जानते हैं एक नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है, और इसको संस्कृत में हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं। कैसे नाम जानते हैं? सिंधु के नाम जानते हैं। क्या है? फैक्चुअल है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी ज्योग्राफी की तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, लेकिन ज्योग्राफी में भी आपने इसको पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाया भी था ज्योग्राफी में कि चीज़ें कैसे कवर करनी है, और इसका जो ऐसे प्रश्न है उसका आंसर आपको बहुत आसानी से निकल के आता है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, आंसर विल बी सिंधु नदी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, so the duration of Mesolithic period is from about what years ago to how many years? मध्य पाषाण युग की अवधि जो है, मध्य पाषाण युग की जो अवधि है लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? ठीक है, कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? क्या आंसर हो जाएगा? 14,000 से 10,000, 17,000 से 12,000, 12,000 से 10,000 या 10,000 से 7,000। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पूछा गया आपसे? मेसोलिथिक पीरियड का टाइम। मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम है वो आपसे यहां पूछा गया। ठीक है, मेसोलिथिक जो पीरियड है उसका जो टाइम है वो आपसे यहां पूछा गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या हो। आप जानते हैं मेसोलिथिक पीरियड जो है वो मिडिल स्टोन एज भी कहलाता है।
ठीक है, मिडिल स्टोन एज का पीरियड है ये, मिडिल स्टोन एज। आंसर क्या है, ये आंसर हो जाएगा आपका 12,000 से लेके 10,000, ठीक है, 12,000 से लेके 10,000। क्लियर, याद रहेगा 12,000 से लेके 10,000। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपको याद रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट अ पार्ट ऑफ साइटेडल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो साइटेडल की हमने बात कही थी, मैंने आपको बताया भी था कि एक हड़प्पन साइट है जहाँ पे साइटेडल नहीं है, ठीक है, चीज़ों को आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार चीज़ों को रिपीट कराता हूँ कि चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। क्या प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पन वास्तुकला में एक दुर्ग में भाग नहीं थे। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पन वास्तुकला में एक दुर्ग में भाग नहीं था। साइटेडल इन, नॉट अ पार्ट ऑफ साइटेडल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपुल, फायर altars फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेस, जनता के लिए आवासीय भवन। सो काफी आसान प्रश्न है। नॉट पार्ट ऑफ साइटेडल, जो साइटेडल थे बेसिकली जो दुर्ग थे उसके भाग नहीं थे, मतलब जो साइटेडल हुआ करता था, जो स्ट्रक्चर था साइटेडल का, उसका पार्ट क्या नहीं था। सो आप यहां से ये भी कर सकते हैं कि उसका क्या क्या पार्ट था। क्या वहां पे स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स था, बिल्कुल था, अनाज रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, जैसे कि आजकल जो गोदाम होते हैं उस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा क्या है, ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपुल, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानगार, ठीक है, वृहद स्नानगार, ठीक है। फिर फायर अल्टर्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदीय, और जनता के लिए आवासीय भवन। 4 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा, तो जो साइटेडल थे बेसिकली जो वो दुर्ग थे वहाँ पे लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ये गलत ऑप्शन है, ये व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ आप और याद कर सकते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि साइटेडल के अंदर क्या क्या था, तो ये तीनों आप याद रखेंगे, ठीक है, ये तीनों चीज़ साइटेडल के पार्ट्स थे, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो में मिला था। ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सारे हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर को डिस्कस कर रहे हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था मोहनजोदारो, ठीक है। सो मोहनजोदारो विशाल स्नानगृह की आकृति शैली थी, किसकी, कैसी शैली थी इसकी, तो आप देख सकते हैं जब इस पिक्चर को आप देखेंगे, ये ग्रेट बाथ था, यहाँ पे नीचे जाके लोग नहाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। उस दौरान बहुत पुरानी बातें हैं ये, और इसका जो शेप है ये देखिए, आपको बताना है कि ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, एलिप्टिकल है या सर्कुलर है। क्या शेप आपको लगता है इसका, क्या है ये, क्या ये स्क्वायर लग रहा है आपको, क्या ये एलिप्टिकल है, सर्कुलर। देखिए सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं, वृत्ताकार नहीं है, एलिप्टिकल भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल में आपको अगर पहचानना हो तो आप देखेंगे कि इस एरिया से अगर इस एरिया को कवर करेंगे तो हमें ये रेक्टेंगुलर ही अपीयर हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ये पिक्चर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये पिक्चर मैंने डेलिबरेटली यूज़ किया है सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं थोड़ा इन्हांस कर पाऊँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ। दैट इज़ वाई आई हैव बीन यूजिंग दिस पिक्चर्स सो दैट यू हैव ग्रेटर कमांड ओवर योर कॉन्सेप्ट, यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर, सो दैट ultimately you can answer the questions which are being asked in the examination hall. Okay, so आज के जो 25 क्वेश्चंस है हमने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, ये जो बुक है ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। स्टैटिक जीके की बुक जो है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मार्केट में ये बुक आपको बिल्कुल मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो
ये बुक को आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक जीके के, आप जानते हैं कोई भी एग्जाम जो है उसमें स्टैटिक जीके का अच्छा खासा पोर्शन आता है। अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 40% जो है वो स्टैटिक जीके होता है। 40% ऑफ जीएस, या जो जीके पार्ट आप कहते हैं, जीएस कह सकते हैं, जीके कह सकते हैं, ये क्या होता है आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक एक एक्सक्लूसिव जो बुक है, फर्स्ट एडिशन, पहली एडिशन बुक जो है स्टैटिक जीके की मार्केट में आ चुकी है पिनाकल की, और इस बुक को आप अच्छे से कवर करें। और यही मैं चाहूँगा कि इस बुक को अच्छे से कवर करने के बाद आप इसकी बुक को आप अच्छे से अगर MCQs के लगा लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर्स हैं ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ ए 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, मतलब 30 दिनों में इस बुक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपके एग्जाम में भी काफ़ी टाइम है, अगर आप अच्छे से इसको कवर करोगे तो 30 दिन में निश्चित ही आपसे एग्ज़ाम में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, और जंग से तब तक मैदान नहीं छोड़ना है जब तक आपको विजय प्राप्ति ना हो जाए। ये अगर आपके माइंडसेट में है कि जब तक मैं नहीं जीतूंगा तब तक मैं अपने मैदान को नहीं छोड़ूंगा, ये मेंटालिटी अगर आपकी बनी है तो यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप हार गए तो आप हार जाओगे, और मन में अगर आपके है कि मुझे जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप बार बार ये चीज़ रिपीट करोगे मुझे जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो यकीन मानिए आप निश्चित जीतोगे। पिनाकल की पूरी टीम, पूरी रिसोर्स आपके साथ है, वो टेस्ट सीरीज की बात हो, नई नई बुक की बात हो, जो भी रिसोर्स आपकी ज़रूरत है वो हम बेहतर आपसे समझते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, और वो सारी चीज़ें लेके हम लोग मार्केट में आते हैं। इस बुक के बाद बैक टू बैक कुछ बेहतरीन किताब आपके लिए आ रही है, वो सारी मिस्ट्री है, वो आपको देखने को आगे मिलेगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए, लगातार वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।